अब सारनाथ स्तंभ, आज हेडिंग डालिए सारनाथ स्तंभ। सर रिपीट कर दीजिए। सारनाथ स्तंभ। पारनाथ स्तंभ। सर एक पारनाथ। सारनाथ। आवाज बहुत कट रही है मनीषा दी, आप बताइए क्या है? सारनाथ स्तंभ। सारनाथ, सारनाथ। लिखिए सारनाथ स्तंभ में 4 महाआजानेय, महाआजानेय, महाआजनेय पश आकृतियां बनी हुई हैं और 4 धर्म चक्र बने हुए हैं। यहां पर बने हुए पशुओं की अंकन परंपरा अति प्राचीन है। इस प्रकार के पशुओं का महत्वपूर्ण अंकन, इस प्रकार के माइक बंद करो। इस प्रकार के महत्वपूर्ण पशुओं का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता से पाया जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार, बौद्ध मान्यता के अनुसार अनवतप्त, अनवतप्त सरोवर के 4 स्रोत द्वारों, अनवतप्त सरोवर के 4 स्रोत द्वारों के ये चारों पशु, ये चारों पशु रक्षक हैं। इन्हें बुद्ध के जन्म, इन्हें बुद्ध के जन्म, कुल, निष्क्रमण और राशि का प्रतीक भी माना जाता है। भी माना जाता है। ये 4 पशु
के निष्क्रमण और राशि का प्रतीक भी माना जाता है। ये चार पशु चार दिशाओं के प्रतीक भी हैं। ये चार पशु चार दिशाओं के प्रतीक भी हैं। गज पूर्व दिशा का, गज पूर्व दिशा का, वृषभ पश्चिम का, सिंह उत्तर का और अश्व दक्षिण दिशा का प्रतीक है। इन चारों आकृतियों के बीच बीच में, इन चारों आकृतियों के बीच बीच में एक धर्म चक्र, एक धर्म चक्र की आकृति भी बनी हुई है। जो चक्रवर्ती सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट के चक्र का भाव प्रकट करती है। सर चक्रवर्ती सम्राट सम्राट के चक्र का भाव प्रकट करती है। तथा इसके आधार पर चार सिंह, पीठ से पीठ जोड़कर चारों दिशाओं में मुख किए उत्कीर्ण हैं। यहाँ गर्जना करते हुए सिंह, यह गर्जना करते हुए सिंह सम्राट की चतुर्दिक व्याप्त शक्ति का प्रतीक व्यक्त करते हैं। तथा इसके शीर्ष पर महाचक्र स्थापित है।
जो धर्म का प्रतीक माना गया था। सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ, सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ शीर्ष सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में, सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। जो जो 50 फुट ऊंचे 50 फुट ऊंचे स्तंभ के सिरे पर रखा हुआ था। किंतु कुछ प्राकृतिक दुर्घटना से नीचे गिर गया। और कुछ क्षतिग्रस्त होकर भी सुरक्षित है। अब हेडिंग डालो, मौर्य कालीन प्रस्तर कलाकृतियां। सर आपने ये हेडिंग डलवाई थी। अच्छा सर बोध गया वज्रासन था। ठीक, हाँ डाल लीजिए फिर से। बोध गया का वज्रासन। बोध गया में सर हेडिंग क्यों डालनी है? मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां, उसके बाद थोड़ा सा लिख लो, फिर बोध गया का वज्रासन। भारत के विभिन्न प्रांतों में मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। जिनमें उड़ीसा के अंतर्गत। सर हेलो। हाँ, सर आपने क्या बोला था? भारत के विभिन्न प्रांतीय
प्रांतों में मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। जिनमें प्रमुख रूप से उड़ीसा के अंतर्गत धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बोध गया का वज्रासन, सर चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बोध गया का वज्रासन, देशनगर के स्तंभ शीर्ष। सर ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेशनगर के स्तंभ शीर्ष। नहीं सर, इसके बाद बता दीजिए। उत्कीर्ण हाथी, सर चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बोध गया का वज्रासन, देशनगर का स्तंभ शीर्ष और उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में अशोक के काल की शिला, सर अशोक के उत्तर प्रदेश के देहरादून में कालसी शिला प्रज्ञापन के साथ उत्कीर्ण हाथी का रेखांकन प्रमुख है। बोध गया का वज्रासन हेडिंग, बोध गया का वज्रासन। बोध गया में बलुए पत्थर का, सर क्या? बोध गया में बलुए पत्थर का वज्रासन पाया गया है, जिस पर ओपदार पालिश की गई है। सर जिस पर ओपदार पालिश की गई है।
जिसमें चौकोर आसन का तल, जिसमें चौकोर आसन का तल तराशा गया है, और इसके आगे का हिस्सा या आगे का भाग, और इसके आगे का भाग हंस तथा मुचकुंद, हंस तथा मुचकुंद पुष्पों से अलंकृत है। हंस तथा मुचकुंद पुष्पों से अलंकृत है। इसी प्रकार के आलेखन सांची वाले सिंह शीर्ष, सांची वाले सिंह शीर्ष के घेरे में भी, सर तहसील वाले, सांची सांची वाले, सांची वाले सिंह शीर्ष के घेरे में भी बनाया गया है। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने जिस वज्रासन पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था, सम्राट अशोक ने उसी वज्रासन के ऊपर, सर अशोक है कि अशोक, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सर आवाज, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना सर, आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। सम्राट अशोक ने उसी वज्रासन के ऊपर बोधिगृह का निर्माण कराया, और उसके ध्वस्त हो जाने के उपरांत कालांतर में उसी वज्रासन पर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में
प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मंदिर का निर्माण हुआ। जिसके अवशेष कानिंघम द्वारा उत्खनन कराए जाने पर प्राप्त हुए। नेक्स्ट हेडिंग, धौली चट्टान का हाथी। धौली चट्टान का हाथी हेडिंग। सर धवली चट्टान का हाथी उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान के एक चट्टान पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है और इसी चट्टान के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी को उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी चट्टान के अंदर से बाहर आ रहा है। बेसनगर के स्तंभशीर्ष। सर हेडिंग है। हाँ, वेसनगर के स्तंभशीर्ष। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग दो स्तंभ शीर्ष मध्य प्रदेश के वेसनगर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं।
इनमें से एक इसमें से एक कल्प वृक्ष के रूप में तथा दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों के रूप में उकेरा गया है। कल्प वृक्ष से वस्त्राभूषणों को लटकते एवं नीचे सर आभूषणों को लटकते एवं नीचे सिक्कों से भरे थैले उकेरे गए हैं। यह कल्प वृक्ष स्तंभ शीर्ष कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। ताड़ वृक्ष स्तंभ शीर्ष पवाया तथा कौशाम्बी के निकट मैनहाई नामक गांव से प्राप्त हुए थे। जो वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में संग्रहित है। सर ये लाइन फिर से रिपीट कर दी। वर्तमान समय में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के संग्रहालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में संग्रहित है। यक्ष प्रतिमाएं यक्षम प्रतिमाएं हेडिंग कला की परंपरा या प्रमाण
महाकाय यक्ष, महाकाय, महाकाय यक्ष प्रतिमाओं द्वारा प्राप्त होता है। जो मथुरा, उड़ीसा, वाराणसी, विदिशा और पाटलिपुत्र के सुपरिक, पाटलिपुत्र के सुपरिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। पत्थर के द्वारा बनाई गई विशाल आदमकद मूर्तियां इनकी विशेषता है। जिसमें शक्ति महाप्रमाणकाय, जिसमें शक्ति महाप्रमाणकाय और प्रभ विष्णु रूप से ज्ञात होता है कि ये देवताओं की मूर्तियां हैं। तथा कुछ यक्षी प्रतिमाएं निम्न हैं। नंबर 1, मथुरा जिले के परखम गांव में परखम गांव में प्राप्त यक्ष मूर्ति की चौकी पर प्राप्त लेख के अनुसार इसे मां मणिभद्र की संज्ञा दी गई है। मणिभद्र की संज्ञा दी गई है। नंबर 2, मथुरा जिले के बारोद ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति। नंबर 3, मथुरा जिले में
झींग का नगला, झींग, झींग का नगला, झींग का नगला ग्राम से प्राप्त मनसा देवी अच्छी, प्राप्त मनसा देवी यक्षी की मूर्ति। 4 नंबर, भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में नोह ग्राम से प्राप्त, नोह ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति। वेशनगर नंबर 5, वेशनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा। यक्षी प्रतिमा जिसका स्थानीय नाम तेलिन है। यह प्रतिमा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। नेक्स्ट, प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुख यक्ष मूर्ति त्रिमुख यक्ष मूर्ति भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। सोपारा, नेक्स्ट पॉइंट, सोपारा ब्रैकेट में सुपरिक से प्राप्त यक्ष मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। आठ नंबर 8, उड़ीसा में शिशुपालगढ़ से अनेक यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सर 8वां नंबर। हाँ, उड़ीसा में शिशुपालगढ़ से अनेक यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर, अहिछत्र। अहिछत्र के फल्गु, सर अहिछत्र कौन? के अलिछत्र। अहि अहिछत्र के फल्गु बिहार से प्राप्त कुषाण कालीन यक्ष मूर्ति, नेक्स्ट मेहरौली से प्राप्त यक्षी, कुरुक्षेत्र के अमीन से प्राप्त, सर 10वां वाला फिर से बुकिंग कर दीजिए। मेहरौली से प्राप्त यक्षी, कुरुक्षेत्र के अमीन से प्राप्त यक्ष मूर्ति, विदिशा के बेरू और बेतवा, विदिशा के बेरू और बेतवा के संगम से प्राप्त, बेतवा के संगम से प्राप्त यक्ष मूर्ति। सर समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। सर 11वां वाला विदिशा के, ग्रामर कुरुक्षेत्र के अमीन से प्राप्त यक्ष मूर्ति। 12 नंबर, विदिशा के बेरू, विदिशा के बेरू और बेतवा के संगम से प्राप्त यक्ष मूर्ति। थर्टीन, पटना जिले से प्राप्त दो मुही यक्षी की मूर्ति। सर बस करिए। पटना से प्राप्त, नेक्स्ट पॉइंट, पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति जिस पर मौर्य चमक व लेख उत्कीर्ण है, जिस पर मौर्य चमक व लेख उत्कीर्ण है, वह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। पंद्रह नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, पवाया गुजरी महल ग्वालियर में, पवाया गुजरी महल ग्वालियर में मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, पटना शहर में, सर कितने नंबर है अभी? 16 नंबर, पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त
दीदारगंज से प्राप्त चामर चामर धारणी यक्षी प्रतिमा जिस पर मौर्य शैली की चमक विद्यमान है, वह पटना संग्रहालय में विद्यमान है। इसके बाद सर पटना संग्रहालय में संग्रहित है। लिख लिया। अब मौर्य कला की विशेषता, हेडिंग। सर ये कल लिखाइएगा। सिर्फ 10 लाइन है, 5 या 6 लाइन ऐसे है। सर कल लिखा दीजिएगा, थोड़ा कुछ काम है। अरे 5 मिनट समय दो बस, 5 मिनट। मौर्य काल में, सर हेडिंग क्या बताइए? मौर्यकालीन कला की विशेषता। मौर्यकालीन मूर्ति कला लिख लो, मूर्ति कला की विशेषता। मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर लकड़ी, काष्ठ के स्थान पर पत्थर और ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ। दूसरा पॉइंट, मौर्यकालीन कला कृतियों पर चमकदार पालिश, किए जाते थे। नंबर 3 पॉइंट डाल लो। मौर्यकालीन कला की विशेषता धर्म का प्रचार था। इस समय बौद्ध तथा जैन धर्मों के प्रचार प्रसार में कला ने महत्वपूर्ण भूमिका
कला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसके लिए राज्य भर में अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तथा स्थान स्थान पर एक ही पत्थर से बने हुए 30-40 फीट ऊंचे स्तंभ लगवाए गए थे। जिस पर अशोक के धर्मलेख अंकित थे और इन स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां उकेरी गई थी। बस आज इतना ही। कल शुंग काल प्रारंभ करेंगे। सर कौन सा काल? सर हेडिंग डालनी है। कल शुंग काल कल पढ़ाएंगे। थोड़ी देर रुकिएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, उसके बाद